हेलो गाइस, स्वागत है आज के 12th बायोलॉजी के क्लास में। आज हम लोग जीव विज्ञान का 12th के जो कि 120 टॉप 120 VVI लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको टोटल 120 लघु उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से। और लॉन्ग क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 15 लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा, उसमें से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 120 शॉर्ट क्वेश्चन कराया जाएगा और टोटल जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन कराया जाएगा सभी मोस्ट गेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए होगा। 2023 में अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई डाउट समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल करने का टाइम है शाम 7 से 9 के बीच में। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड के लिए सभी VVI क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी के हैं। इसमें सभी लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 1 देखेंगे। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन देखेंगे तो 120 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 पार्ट में इसको देखेंगे। आज हम लोग 40 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर पार्ट 2 में हम लोग 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस तरह अगर आप भी 120 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और ट्रिक के साथ याद कराया जाएगा किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन याद किया जाए कि एग्जाम में लिखने में आसानी हो और किस तरह से लिखे गई पूरा में पूरा नंबर मिले। तो चलिए 12th बायोलॉजी के टॉप 120 VVI क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और काफी VVI क्वेश्चन है कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं। गाजर घास से आप क्या समझते हैं। गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है। गाजर घास क्या है तो गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो कि गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया। यह कहां से आया तो विदेश से बाहर भारत आया, जो कि गेहूं के बीज के साथ आया। इस पौधा का परागकण कुछ लोगों में श्वसन रोग या दमा इत्यादि पैदा कर सकते हैं। इस पौधा का परागकण जो है कुछ लोगों में श्वसन रोग तथा दमा इत्यादि पैदा कर सकता है। तो गाजर घास क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो कि गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया था। इस पौधा का परागकण कुछ लोगों में श्वसन रोग या दमा इत्यादि पैदा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम को लिखा। ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम को लिखना है हमें। तो लिख सकते हैं ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम निम्न प्रकार हैं। तो चलिए पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम दिया गया है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उस नियम के अनुसार सौर ऊर्जा भोजन ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा गतिकी के फर्स्ट नियम के अनुसार सौर ऊर्जा, भोजन ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है वह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। और चलिए द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम में दिए गए हैं कि द्वितीय नियम के अनुसार ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता है। उसका स्वतः स्थानांतरण अपने आप स्थानांतरण तब तक नहीं होता है जब तक कि ऊर्जा का पवन या क्षय किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित न हो तब तक नहीं होता है, जो कि अब पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आगे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। आगे आपको 40 में से 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी सेट से रहेंगे। पार्ट 1 से ही पूछा जाएगा 40 में से 10 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है हमें बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग आप देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है इसमें CO2 60%, मीथेन जो होता है 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है 14% और नाइट्रस ऑक्साइड होता है 6%। और गैस की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल एवं पृथ्वी के तापमान बढ़ता है। अगर गैस की मात्रा इससे अधिक हो तो वायुमंडल से एवं पृथ्वी में तापमान बढ़ेगा। उसके गैस की मात्रा जब बढ़ेगा तो वायुमंडल और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा और इसके चलते और बढ़ने के चलते विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे में देख सकते हैं एल नीनो प्रभाव होता है। पृथ्वी के तापक्रम में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।
याद करने का सिंपल फंडा देखिए, आपको जितना ताप दिया गया है, जितना गैस दिया गया है ऊपर, उससे अगर अधिक होगा, उससे अगर अधिक होगा तो वायुमंडल और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। और बढ़ने के चलते अगर बढ़ रहा है और अगर उसका समाधान विश्व स्तर पर, अगर उसका विचार विश्व स्तर पर किया जा रहा है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अम्ल वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा क्या है, इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें आपको दो क्वेश्चन अटैच किया गया है। एक तो अम्ल वर्षा क्या है या किसे कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा अम्ल वर्षा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों का कहा जाता है, अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे, अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है, अम्ल धरती पर जमा होता है और अम्ल का जमाव आर्द्र तथा शुद्ध हो जाता है, और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो जाता है, तब उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है, अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है, अम्ल धरती पर जमा होता है और अम्ल का जमाव आर्द्र और शुष्क हो जाता है। अम्ल का जमाव अगर आर्द्र और शुष्क हो जाता है तब उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसी क्वेश्चन में दिए गए हैं जो कि दूसरा में, इसका अम्ल वर्षा का पौधों पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो अम्ल वर्षा पर जो पौधों का प्रभाव पड़ता है, चलिए फर्स्ट पॉइंट दिए गए हैं कि पौधों की पत्तियों, फूलों तथा फलों को नुकसान पहुंचाता है। अम्ल वर्षा पौधों के पत्ती और उसके फूल और उसके फल को नुकसान पहुंचाता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा अम्ल वर्षा कुल उत्पाद को कम करता है। अम्ल वर्षा जितना उत्पाद होता है तो उससे कम कर देता है। जैसे में आपके खेत में 3 क्विंटल हर सीजन में अनाज होता है और अम्ल वर्षा होने के चलते उसमें कितना होगा, तो 2 क्विंटल होगा, कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है और इस बार भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि DNA और RNA में मुख्य अंतर बताइए। तो DNA और RNA में क्या अंतर है हमें बताना है। तो DNA और RNA में निम्नलिखित अंतर है, हम लिख सकते हैं इस तरह, DNA को लिखकर और फिर RNA को लिख देंगे। तो इस तरह लिखने से आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, 2 नंबर का होगा तो 2 में 2 नंबर मिलेगा। अगर आप इस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा DNA। इसमें थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जबकि जहां RNA में देख सकते हैं, RNA का फर्स्ट पॉइंट दिए गए हैं, इसमें गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरोसेल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है जबकि उसमें भी नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। सेकंड पॉइंट दिए गए हैं जो कि DNA, यह डबल हेडिकल संरचना होता है, यह डबल हेडिकल संरचना होता है, जबकि RNA में दिए गए हैं यह सिंगल धागों के संरचना होता है, यह सिंगल धागों के समान संरचना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हैजा के क्या कारण है, हैजा का कारण क्या है हमें बताना है। तो हैजा का क्या कारण है, हैजा बीमारी है, इस बीमारी का क्या कारण है। तो हैजा का कारण क्लोरी नामक जीवाणु है। हैजा के कारण कौन है, तो क्लोरी नामक जीवाणु है जो कि हैजा के कारण है। इस जीवाणु से संदूषित पेय या खाद्य पदार्थ को किया जाता है, इस जीवाणु से संदूषित पेय और खाद्य पदार्थ को किया जाता है तो यह रोग उत्पन्न होता है। जैसे में जो हैजा बीमारी है, इस हैजा बीमारी का जो कारण होता है क्लोरी नामक जीवाणु। कौन सा जीवाणु है, तो इस बीमारी का जो मुख्य कारण है वह है क्लोरी नामक जीवाणु। अगर यह जीवाणु हमारे पेय जल पर अगर या भोजन पर बैठ जाते हैं तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है जो कि हैजा के नाम से जाना जाता है, इसी को हैजा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंकड़ों की लाल किताब क्या है। आंकड़ों की लाल किताब क्या है, इनकी उपयोगिता के लिए बताइए, इनकी उपयोगिता बताइए। तो आंकड़ों की लाल किताब क्या है, तो आंकड़ों की लाल किताब पहले देख लेते हैं। आंकड़ों की लाल किताब क्या है। आंकड़ों की लाल किताब सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह जो लाल किताब है, आंकड़ों की लाल किताब, इस पुस्तक को सबसे पहले 1963 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित किया गया।
इसमें दुनिया भर के उन पौधों और जीव जंतुओं का विवरण और सूची है। इस बुक में दुनिया भर के उन सभी पौधा और जीव जंतु का विवरण और सूची दिया गया है जिसका अस्तित्व गहरे संकट में है, जिसका अस्तित्व अभी संकट में है और विलुप्त होने के कगार पर है। उन सभी जीवों के नाम और पौधों के नाम इस बुक में दिया गया है, जिसे आंकड़ों के लाल बुक कहा जाता है। इसे ही आंकड़ों के लाल बुक कहा जाता है। याद करते चलिए आप लोग सभी शॉर्ट क्वेश्चन को। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसी में से सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पीडीएफ के लिए स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैंसर के 2 लक्षण बताइए। कैंसर के 2 लक्षण बताइए, किन्हीं 2 लक्षण से जिससे कैंसर पहचाना जा सके। तो कैंसर के 2 लक्षण निम्न प्रकार हैं। चलिए फर्स्ट को लक्षण देखते हैं। फर्स्ट लक्षण दिया गया है कि मरीज के भार में कमी। फर्स्ट लक्षण दिया गया है कि मरीज के भार में कमी, मरीज के वजन में कमी हो जाना। मरीज के वजन में कमी हो जाना यह फर्स्ट लक्षण है। और दूसरा लक्षण दिया गया है कि मरीज के शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि। मरीज के शरीर के कोई भाग, कोई अंग में वृद्धि हो जाना, जो अभी कैंसर का लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। अंड जनन से आप क्या समझते हैं? अंड जनन से आप क्या समझते हैं? तो अंड जनन से आप क्या समझते हैं? तो अंडाशय के डंब कोशिका का, अंडाशय के डंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में, अंडाशय के डंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। किसको अंड जनन कहा जाता है? तो अंडाशय के डंब कोशिका का, अंडाशय के डंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। या तो इसी को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं अंडाशय अंड जनन से आप क्या समझते हैं, चाहे किसे कहते हैं। तो इसे हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा और पूरा में पूरा नंबर मिलेगा अगर आप इसमें से दोनों में से कोई भी विधि से लिखते हैं। और इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रमिक विकास क्या है, लिखे। क्रमिक विकास क्या है हमें लिखना है। तो क्रमिक विकास क्या है? तो क्रमिक विकास किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के, क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है, जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं घोड़े का क्रम निकास। इस क्वेश्चन को आपके शब्द में जब हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपके शब्द में समझाते हैं, जो कि क्रमिक विकास किसे कहते हैं। तो जो देख सकते हैं क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है। क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के, किसी के आबादी या तो जनसंख्या के जीन पूल में वह एक सूक्ष्म परिवर्तन है। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन लाता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर, जिस तरह मनुष्य के जनरेशन चलता है उसी तरह से पीढ़ी चलता है, पीढ़ी उसी को कहते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, एक नया जनसंख्या उत्पन्न करता है जो पूर्ववर्ती आबादी के, जो कि पहले के आबादी के आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है, जो कि पहले के आबादी से अलग होता है, भिन्न होता है, उसी को कहते हैं क्रमिक विकास। जैसे में देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर घोड़े के क्रम विकास, घोड़ा के क्रम विकास किस प्रकार होता है, उसी प्रकार उसी को कहते हैं क्रमिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतःप्रजनन क्या है? अंतःप्रजनन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःप्रजनन का अर्थ एक ही नस्ल के अधिक निकट व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होता है। 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होता है। मतलब अंतःप्रजनन का अर्थ होता है कि एक पीढ़ी का एक नस्ल सेम टू सेम, उसके पुत्र और फिर उसके पुत्र एक ही नस्ल जैसा 4 से 6 पीढ़ी तक, 4 से 6 पीढ़ी तक अगर संगम होता है, तो इसमें एक नस्ल से, इसमें से एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर, इसमें से एक नस्ल के उत्तम किस्म का नर और एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर
और मादा के चयनित कर नर और मादा के चयनित करके संगम कराया जाएगा। नर और मादा के चयनित करके संगम कराया जाएगा, जिसके द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों की नस्ल विकसित होगी। जिसके द्वारा अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल विकसित होगी। जैसे एक नर गाय और एक मादा गाय को जब संगम कराया जाएगा तो उसके द्वारा जो कि अगला पीढ़ी होगा, वो जो गाय होगी वह ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल के गाय होगी, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गया है कि असमजात अंक क्या है। समजात अंक और असमजात अंक अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। तो हम देख रहे हैं समजात अंक क्या है, कोई दो कार्डर प्रस्तुत करें, इसके लिए दो कोई कार्डर प्रस्तुत करना है। तो समजात अंक क्या, असमजात अंक क्या है, असमजात अंक क्या है हमें बताना है। तो वैसा अंक जो उत्पत्ति एवं संरचना में, वैसा अंक जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो, उत्पत्ति और संरचना में भिन्न हो लेकिन कार्य में दोनों समान हो। उत्पत्ति और संरचना में दोनों भिन्न है लेकिन कार्य में दोनों क्या है, तो समान है, तो वैसे अंक असमजात अंक कहलाते हैं। तो वैसे अंक क्या कहलाते हैं, असमजात अंक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद, यह तीनों एक हैं, इन तीनों की संरचना भिन्न है लेकिन इनके कार्य तीनों का एक ही है। जो जैसे में देख सकते हैं चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाइटल इंडेक्स क्या है। वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखे। इसे ज्ञात करने का हमें सूत्र भी लिखना है और वाइटल इंडेक्स क्या है यह भी बताना है। तो वाइटल इंडेक्स जो कि होता है जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशत को, जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशत को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर का जो प्रतिशत होता है उसी को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, वाइटल इंडेक्स को यूआई से सूचित किया जाता है और इसका फार्मूला हो जाता है n/m = 100, n/n = 100, जो कि प्रतिशत निकाला जाता है। n बराबर यहाँ दिया गया है जन्म दर और m बराबर मृत्यु दर दिया गया है। तो जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशत को क्या कहते हैं, तो वाइटल इंडेक्स कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक मंथ में जो कि जनवरी में इंटर के लिए कंप्लीट तैयारी चल रही है, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास होता है, तो चैनल पर विजिट करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोफीलिया से क्या होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है हमें बताना है। हीमोफीलिया में क्या होता है, तो हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है, इसमें तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर, जो कि एक्स गुणसूत्र पर नर में जो होता है, में एक्स गुणसूत्र पर में ही दोषी जीन होता है, एक्स गुणसूत्र पर में ही दोषी जीन होता है, जो कि एक्स गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं, जो कि एक्स गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। कहाँ विद्यमान होते हैं, तो एक्स गुणसूत्र पर। मादा में सामान्य जीव से वे पदार्थ बनते हैं, मादा में सामान्य जीव से वे पदार्थ बनते हैं जिसके द्वारा रक्त का स्कंदन नहीं होता है, जिसके द्वारा रक्त का स्कंदन नहीं होता है। अतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाता है, एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाए तो उसके बाद वह रुकता नहीं है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया के क्या होता है हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, मॉर्निंग में सब याद हो जाएगा। इस टाइम वीडियो देख लीजिए और एक बार सुबह में इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए एड्स के 2 लक्षणों को विवेचना करें। एड्स के 2 लक्षण हमें बताना है। तो एड्स के 2 लक्षण इस प्रकार है, देख सकते हैं। फर्स्ट लक्षण हो जाएगा शरीर के बाहर में एकाएक कमी, यानी शरीर के बाहर से एकाएक कमी दिखाई देने लगना। और दूसरा लक्षण हो जाएगा बुखार एवं खांसी का दवा से इलाज संभव नहीं हो पाना। बुखार और खांसी के दवा खाना से कोई फर्क नहीं पड़ना, यही हो जाता है एड्स का कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में
अंतर स्पष्ट करना है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड की संरचना, न्यूक्लियोसाइड की जो संरचना होती है डीऑक्सीराइबो शर्करा, न्यूक्लियोसाइड की संरचना डीऑक्सीराइबो शर्करा जिसे डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबो शर्करा एवं नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से होता है। किससे होता है? तो नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से होता है। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेरिक अम्ल जुड़ जाता है, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फास्फेरिक अम्ल जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। आपके शब्द में बताने की कोशिश करें तो जब डीएनए एवं नाइट्रोजन क्षार जब मिल जाता है तो नाइक्लियोसाइड बनता है, नाइक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और जब नाइक्लियोसाइड के साथ अगर फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो नाइक्लियोटाइड बनता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चयन क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया? ऐसे तो बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया, हमें बताना है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चयन क्यों किए? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसे चुना? तो मटर के पौधों को चुना। क्योंकि यह वार्षिक होते हैं, जो कि बरस में एक बार होते हैं, साल में एक बार होते हैं, इसलिए इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसमें अनेकों विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना आसान होता है, इसका देखभाल भी करना आसान होता है, एक बार रोप देना और देखभाल करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना। आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए की संरचना का वर्णन करें। डीएनए के संरचना का वर्णन करना है हमें, डीएनए की संरचना का वर्णन करें। तो डीएनए अणु की संरचना वाटसन, डीएनए अणु की संरचना क्या होता है? तो वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया। डीएनए अणु के जो संरचना है वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया। कौन कौन वैज्ञानिक थे? तो वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के संरचना को सफलतापूर्वक दर्शाया। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक, नाम याद कर लीजिए। डीएनए संरचना को किसने दर्शाया? तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, जिसे डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहा जाता है। इसी को डीएनए का वाटसन व क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। इनके अनुसार डीएनए एक फुंडलिक रचना है। इनके अनुसार डीएनए एक द्विकुंडलिक रचना है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त के कार्यों को लिखे। रक्त का क्या कार्य है हमें बताना है। तो रक्त के कार्य को लिखना है। तो चलिए रक्त के कार्य को समझ लेते हैं, रक्त का कार्य होता क्या है। तो रक्त के कार्यों मतलब रक्त कोशिकाओं के भीति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छानकर, रक्त कोशिकाओं के भीति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व को छानकर अंकों को पहुंचाने का कार्य करता है। ऊतक में CO2 त्याज्य पदार्थ का अवशोषण कर शरीर से बाहर निकालने में रक्त अहम भूमिका निभाता है। रक्त क्या करता है? तो अहम भूमिका निभाता है। तो रक्त के कार्य आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ रक्त के कार्य क्या है। तो रक्त कोशिकाओं के भीति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छानकर अंकों तक पहुंचाने के कार्य करता है। क्या करता है? तो ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऊतकों से CO2 एवं त्याज्य पदार्थ का अवशोषण कर शरीर से बाहर निकालने में रक्त अहम भूमिका निभाता है। शरीर से बाहर निकालने में रक्त अपना अहम भूमिका निभाता है।
और आपको बता दें कि पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, और यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी सफलताएं हमारी पहचान है, हर पीडीएफ में और हर वीडियो में बोलते हैं कि आपकी सफलताएं पहचान है मेरी। तो आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, डेली क्लास करते रहे शाम 7 बजे, और अपने छोटे भाई बहन को भी प्रोवाइड कर दीजिए। 7 बजे AM में 10th का क्लास होता है, 10th का क्लास स्टार्ट हो गया है, जो कि 10th का क्रैश कोर्स है, एग्जाम तक चलेगा। 2023 वाले स्टूडेंट के लिए एग्जाम तक चलेगा। तो चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।